जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांखड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनैद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटनिका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को यह दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को यह दीन मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे मिला तो बदर और हुनैन से मिला। यह दीन मुझे मिला तो अहद से मिला। यह दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे रे, तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मरूंगा, वक्त है तो बराबर मरूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लू नफ्सु ज़ाक़तुल मौत। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मुल्क में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को 21 स्टेट्स के 102 सीटों पर होगी, लेकिन हकीकत यह है कि देश में चुनावी सरगर्मियां गायब हैं। पुलवामा हमले की छांव में हुए 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले में यह चुनाव बिल्कुल ही ठंडा होने जा रहा है। तब तो और जब राम मंदिर भी मौजूद है, कम्युनल जहर इनएक्टिव हो चुका है, ना कोई हवा है ना कोई लहर। जबकि 74 साल के नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीनों से सरकारी फंड पर लगातार हर प्रदेश में चुनावी सभा करते आ रहे हैं। फिर भी आरएसएस के इंटरनल सर्वे और तमाम मीडिया ग्रुप्स के ओपिनियन पोल नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में असरदार झटका लगने की पॉसिबिलिटीज हैं। थोड़ा थोड़ा झटका वहां लगने की भी उम्मीद है जहां बीजेपी मैक्सिमम पर है। खामोशी बताती है कि लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, इस वक्त भारत की 60% अवाम के अंदर इस सवाल को लेकर उथल पुथल है कि वोटिंग के दिन कौन सा बटन दबाएं। ना कोई लहर है ना आंधी है, तो सिर्फ प्रोपेगेंडा जिसमें आम जनता गायब है। उसके मुद्दे नदारद हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें करप्शन लोगों को बेचैन कर रहा है। करप्शन को दबाने का सियासी तमाशा सामने दिख रहा है, और यह भी दिख रहा है कि सत्ता ने 10 सालों में सिर्फ उनके लिए काम किया जिन्होंने उसे चंदा दिया। दोस्तों, दुनिया के तमाम जानकारों की तरह मेरा भी हमेशा से मानना रहा है कि थर्ड वर्ल्ड की सरकारें और नेताओं में जो भी उठापटक होती है, उसके पीछे किसी ना किसी की स्क्रिप्ट होती है। और अनपढ़ नेता हो या पढ़े लिखे, सबको एजेंसियों की मदद लेनी ही पड़ती है। कुछ वक्त पहले पड़ोसी मुल्क में हुए सियासी तमाशे को याद करें। अचानक इमरान खान की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। इस्टेब्लिशमेंट के जरिए लौटे पाकिस्तान में दल बदलू, मतलब अंतरात्मा जागने वालों को लोटा कहते हैं। तो इन लोटों के जरिए सरकार गिरा दी गई।
अचानक इमरान के सपोर्टर नेताओं को जेलों में ठूसा गया, आतंकी बताया गया, झूठे केसेस लगाए गए और जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी पार्टी की बुराई करी, उसे वॉशिंग मशीन से पाक साफ कर दिया गया। इमरान के खास दोस्त फवाद चौधरी ने जब पार्टी छोड़ी तो उसका एक सेंटेंस था कि देखो अभी भी कोई बचा है क्या या सभी छोड़ गए। खैर, पार्टी पर बैन लग गया, नेता और कार्यकर्ता जेलों में भर दिए गए, लेकिन अंडर करंट इतना था कि पाकिस्तान की जनता ने 80% वोट देकर तहरीके इंसाफ को जिता दिया। अब वापस अपनी तरफ लौटते हैं दोस्तों। जैसे वहां एजेंट के रूप में फौजी जनरल है तो इधर भी प्लांटेड लोग हैं, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए दुनिया की सभी ताकतें, यहां तक कि दुश्मन भी पॉजिटिव है। सियासी तमाशा जो होने की पॉसिबिलिटीज है उसको इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक गिनती कर लें कि फला पार्टी ने जितने टिकट दिए हैं उसमें कितने उम्मीदवार कांग्रेसी हैं और क्यों हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भाषण देते वक्त हाफ रहे हैं। उनके भाषणों में ना तो वो धार दिख रही है ना रिलायबिलिटी। ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी 2014 के दौर में हैं। जनता का वो जोश भी नदारत है, ना कोई मुद्दा क्लिक कर रहा है और ना ही कोई नारा। वॉर रुकवा दी पापा ने के प्रोपेगेंडे का जितना मजाक सोशल मीडिया पर उड़ा है, उसके जितने मीम बने हैं उतने शायद ही किसी और के बने हों। बीजेपी के टिकट पाए उम्मीदवार चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चुनाव का ऐलान होते दनादन सरकार के खिलाफ फैसले दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि 2024 साफ दिखाई दे रहा है। बाकी गौरव वल्लभ हो या विजेंद्र या कोई और, ये सब तो चर्चा के लायक नहीं है, क्योंकि बड़ा बदलाव सिर्फ अवाम के जरिए से ही होगा। दोस्तों, हकीकत यह है कि नेताओं में आइडियोलॉजी यानी विचारधारा और अंतरात्मा जैसा कुछ नहीं होता है। उनके लिए सबसे अहम मकसद होता है सत्ता और पद। सत्ता और पद की सेटिंग कहीं बन गई तो वो पिछली पार्टी को कोसते हुए छोड़ देते हैं। कहा जाता है कि आइडियोलॉजी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों में ही होती है। वो अपने उसूलों से कभी नहीं हटते, सत्ता आए या जाए। हर चुनाव से पहले सैकड़ों नेताओं का इधर से उधर जाना इसी लालच के चलते होता है। आज कांग्रेस के पास सत्ता आ जाए, बीजेपी में भगदड़ मच जाएगी। कहने का मतलब यह है कि पार्टी और नेताओं की भक्ति करने के बजाय अपने बारे में सोचिए और अपने काम धंधे और फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ करिए। इन नेताओं पर भरोसा करेंगे तो ये एक टिकट के लिए अंतरात्मा और आइडियोलॉजी की दुहाई देते हुए दूसरी तरफ निकल लेंगे और आप ठगा सा महसूस करते हुए खड़े रहेंगे। कांग्रेस पर सनातन विरोधी का ठप्पा लगाकर गौरव वल्लभ का पार्टी छोड़ जाना यही सच्चाई को बयां करता है। गौरव वल्लभ ने एक और बात कही, भारत के अमीरों की बुराई करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भारत के अमीर कौन है ये सभी जानते हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस की आवाज था। इस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर ने मोदी सत्ता के कंपनियों बेचने पर कांग्रेस के विरोध को अब गलत बता दिया है। यानी गौरव अब मुखौटा उतारकर बीजेपी के सुर में बोल रहा है, खुलेआम पब्लिकली। दरअसल हकीकत यह है कि 2024 अभी और भी बहुत कुछ दिखाएगा, बहुत सारे मुखौटे उतरेंगे। इस शख्स ने चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी की आवाज को ताकत दी है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ नैरेटिव सेट किया है। जब आप पढ़ लिख कर भी खुद को भीतर से बदल नहीं पाते हैं तो समझें कि आपकी मिट्टी में ही खराबी है, वरना घड़ा पकने के बाद यूं ही नहीं फटता। आप बिक जाएं या फिर बिकने वाले हों, लेकिन जिसकी थाली में खाया उसी में छेद करके भागना बेहद घटिया लेवल की मेंटालिटी है। दोस्तों, ऑप्शन मनीष सिसोदिया के पास भी था, सारे इल्जाम केजरीवाल पर लगाकर बीजेपी में शामिल होने का। ऑप्शन संजय सिंह के पास भी था, जय श्री राम का नारा लगाकर सियासी जंग छोड़कर भाग जाने का। ऑप्शन डी के शिव कुमार के पास भी था, ईडी का दबाव पड़ते ही पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाने का। ऑप्शन सबके पास है। जो लड़ेगा उसे भी इतिहास याद रखेगा और जो डर के भाग जाएगा उसे भी। लेकिन किसको किस किरदार के साथ याद रखा जाएगा, ये फैसला आप लोगों को करना है।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर अपने इस चैनल की मेंबरशिप लेकर के, इसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi Aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।